नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज हम बीए पार्ट सेकंड यानी बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसके अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले हम एक बार जो इस प्रश्न पत्र का विश्वविद्यालय द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसका एक बार अवलोकन हम कर लेते हैं। तो जो सिलेबस है वह 3 खंडों में विभाजित है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो चूंकि इस प्रश्न पत्र का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं अर्थात प्रमुख देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत किया जाना है, तो सेक्शन ए में प्रथम जो देश है वह है ब्रिटेन, अर्थात इसके अंतर्गत हमको ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना है। सेक्शन बी जो है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जो देश है उसकी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना है। और सेक्शन सी में 3 देश शामिल हैं, चीन, जनवादी गणराज्य जापान और स्विट्जरलैंड, अर्थात इस खंड के अंतर्गत हमको 3 देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना है। तो इन जो देशों की राजनीतिक प्रणालियां हैं उनके महत्वपूर्ण पक्ष जैसे विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशरी, राजनीतिक दल एवं वर्तमान प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक दृष्टिकोण इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, जो ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जनवादी गणराज्य जापान और स्विट्जरलैंड, ये 6 देश जो हैं वो इस प्रश्न पत्र में शामिल हैं और इनकी प्रमुख इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका अध्ययन किया जाएगा, जिसके जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिनका अध्ययन इसमें शामिल किया गया है वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और वर्तमान प्रवृत्तियां जो इस समय वहां चल रही हैं उनका विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन इस प्रश्न पत्र में किया जाना है। इस प्रश्न पत्र के लिए जो आपके सिलेबस में विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकें अनुशंसित की गई हैं, सजेस्ट की गई हैं, उनकी लिस्ट आपको इसमें दी गई है। इकबाल नारायण की पुस्तक है विश्व के प्रमुख संविधान, इसी प्रकार प्रभुदत्त शर्मा, बाबूलाल फड़िया, पीके चड्ढा, पुखराज जैन और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ऑग एंड जिंक की बाबूलाल फड़िया, इकबाल नारायण, पीके चड्ढा, एसी कपूर, आरसी अग्रवाल की पुस्तकें हैं। तो आप इनमें से किसी एक पुस्तक को अपने इस विषय के अध्ययन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। सामान्य रूप से बाबूलाल फड़िया, पुखराज जैन की पुस्तकें जो हैं आपके सिलेबस में टेक्स्ट बुक के रूप में चलती हैं, ये प्रचलित पुस्तकें हैं। तो आप किसी एक पुस्तक को आधार बनाकर अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर है उसने इस प्रश्न पत्र के लिए क्या परीक्षा योजना बनाई है कि अर्थात इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 भाग हैं, इस प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो भाग या पार्ट 1 है उसमें 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, 12 में से आप लोगों को 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक निर्धारित किया गया है वह 4 अंक निर्धारित किया गया है। यानी अब 10 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, तो ये जो पार्ट 1 है वो 40 अंक का हो गया। और आपको जो आंसर लिखने हैं, चूंकि शॉर्ट टाइप आंसर है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको जो आंसर इसका लिखना है 75 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, इसी प्रकार हम देख लेते हैं पार्ट सेकंड यानी भाग 2। इस प्रश्न का जो है वह 60 अंकों का है, 40 का पहला पार्ट और 60 यानी कुल आपका प्रश्न पत्र हो गया 100 अंकों का। इसके अंतर्गत ये प्रश्न पत्र 3 सेक्शन में डिवाइड है और उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, निबंधात्मक यानी ऐसे टाइप। और जो प्रश्न है वो आपके सेक्शन वाइज डिवाइड है और प्रत्येक सेक्शन में 2 प्रश्न पत्र हैं, 2 प्रश्न हैं निबंधात्मक, और उनमें से आपको प्रत्येक सेक्शन में से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए अपने उत्तर लिखने हैं।
ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा योजना है जो राजऋषि RRBM विश्वविद्यालय अलवर द्वारा बनाई गई है इस प्रश्न पत्र के लिए। तो आज हम ब्रिटेन के संविधान के अध्ययन को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अब इसके अध्ययन को प्रारंभ करें इससे पहले हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं या इसका एक परिचय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन का संविधान या ब्रिटिश संविधान, तो अब एक कोटेशन को हम यहां देखते हैं जो चार्ल्स डिकिंस ने ब्रिटेन के संविधान के लिए कही है। हम अंग्रेजों को अपने संविधान पर गर्व है, यह ईश्वर की देन है। इस संबंध में अन्य किसी देश पर उसकी इतनी कृपा नहीं हुई। तो जो हम किसी भी विषय का अध्ययन करें, जो फेमस कोटेशंस होती हैं, जो कथन होते हैं, उन्हें हम याद रखें, उन्हें बार बार पढ़ें। हमारा जब परीक्षा के अंतर्गत जब आंसर लिखना होता है प्रश्न का, तो इस तरह की कोटेशंस हमें बहुत सहायता करती हैं, हमारे आंसर को बहुत उसको अच्छा बनाती हैं, सार्थक बनाती हैं। इस बात का पता लगता है कि बच्चे ने, स्टूडेंट ने कितना अध्ययन किया है अपने विषय का। तो चार्ल्स डिकिंस कहते हैं, हम अंग्रेजों को अपने संविधान पर गर्व है, यह ईश्वर की देन है। इस संबंध में अन्य किसी देश पर उसकी इतनी कृपा नहीं हुई। ठीक है, इसी प्रकार मुनरो का जो महत्वपूर्ण कथन है, जो कहते हैं मुनरो, पूर्व यह वर्ड जो आया है वो जैसे भारत देश जो पृथ्वी का पूर्वी गोलार्ध है उसके लिए आया है। पूर्व ने सभ्य मानव को आध्यात्मिक दर्शन प्रदान किया। ठीक है, पूर्व ने सभ्य मानव को आध्यात्मिक दर्शन प्रदान किया। मिस्र ने वर्णमाला प्रदान की, मूर ने बीज गणित, यूनान ने शिल्पकला तथा रोम ने विश्व को कानून के आधार प्रदान किए। तो ब्रिटेन ने विश्व को राजनीतिक विचार और संवैधानिक पद्धति प्रदान की। तो मूर ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रिटेन ने विश्व को क्या दिया है? ब्रिटेन ने राजनीतिक विचार और संवैधानिक पद्धति प्रदान की है। आइए हम पहले ब्रिटेन के संबंध में एक परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सामान्य रूप से ब्रिटेन, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम देख लेते हैं कि इनमें फर्क क्या है। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन, अब देखिए उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ठीक है ना, तो उत्तरी आयरलैंड एक द्वीप है और दूसरा द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन। इन दोनों द्वीपों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम जो है यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित एक स्वतंत्र देश है। तो यह जो ब्रिटेन है वह किस महाद्वीप में शामिल है? वह यूरोप में, और ये यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर स्थित एक स्वतंत्र देश है। जो इंग्लिश चैनल और डोबर जल संधि है, इसको यूरोप महाद्वीप है उसकी मुख्य भूमि से अलग करती है। जो इंग्लिश चैनल और डोबर जल संधि, इसको अभी हम आपको एक मैप में बताएंगे। अब देख सकते हैं कि इंग्लिश चैनल और डोबर जल संधि, ये मैप आप देखिए, जो यूरोप की मुख्य भूमि से यूनाइटेड किंगडम जो अलग हो रहा है वो इंग्लिश चैनल और डोबर जल संधि के द्वारा अलग हो रहा है। ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम, हम फर्क देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड के अंतर्गत क्या अंतर है इनमें? यूनाइटेड किंगडम जो है एक देश का नाम है और इसमें दो द्वीप, अभी मैंने आपको बताया था, ग्रेट ब्रिटेन द्वीप और आयरलैंड द्वीप शामिल हैं। आप नक्शे में देखिए तो ये साइड में जो है ये आयरलैंड है और ये जो बाकी का हिस्सा है राइट साइड में आप जब देख रहे हैं तो ये है ग्रेट ब्रिटेन द्वीप है। तो ये दोनों मिलकर यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। हमने इसमें पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल दोनों मैप का आपको शामिल किया है ताकि आप समझ सकें कि इसकी लोकेशन क्या है। दूसरा है ग्रेट ब्रिटेन द्वीप। जो ग्रेट ब्रिटेन द्वीप है अभी आपको बताया था मैप के अंतर्गत, उसमें 3 राज्य शामिल हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। जो ग्रेट ब्रिटेन द्वीप जो है उसके अंतर्गत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है, और इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन द्वीप का एक हिस्सा है। तो हम आप एक बार मैप को फिर देखते हैं। जो आप पॉलिटिकल मैप देखिए एक बार, राइट साइड में जो है इसमें सबसे ऊपर स्कॉटलैंड है, फिर इंग्लैंड है, फिर वेल्स। ये तीनों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन द्वीप में शामिल हैं या उसका निर्माण करते हैं। तो ये ग्रेट ब्रिटेन द्वीप और साइड में जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आपको दिख रहा है, ये दोनों मिलकर यूनाइटेड किंगडम
कहलाते हैं। तो इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन का मुख्य प्रदेश है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन जो द्वीप है उसका मुख्य प्रदेश है तथा सदा ही इस देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा है। ये जो हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की, उसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन जो है उसका मुख्य प्रदेश है। तो हम कहें कि भाई जो ब्रिटेन वर्ड यूज किया जाता है वह नॉर्मली उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें इंग्लैंड शामिल है, स्कॉटलैंड शामिल है, वेल्स शामिल है और उत्तरी आयरलैंड शामिल है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो ब्रिटेन, हम इसके लिए ब्रिटेन शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे अपने अध्ययन के दौरान। जो ब्रिटेन है उसकी राजधानी क्या है, आप सब जानते हैं, लंदन है। और इस समय वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो बोरिस जॉनसन हैं और वहां की जो महारानी है इस समय वो एलिजाबेथ द्वितीय उनका नाम है। और यूके का जो क्षेत्रफल है वो 2,42,495 वर्ग किलोमीटर है। किसी किसी पुस्तक में इन आंकड़ों में थोड़ा हेरफेर दिखाई आपको दे सकता है। तो आप मुख्य रूप से 2,42,495 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माने। और जनसंख्या जो 2019 के अनुसार जो जनगणना की गई थी, 2019 में जो जनसंख्या है लगभग 6.66 करोड़। ठीक है, जो जनसंख्या का केवल 11%, अब भाई ब्रिटेन जो है एक औद्योगिक राष्ट्र है, जो 11% भाग जनसंख्या का वह कृषि और इससे संबंधित कार्यों में लगा हुआ है और अधिकांश जो आबादी है वह नगरों में निवास करती है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन की अधिकांश जो जनसंख्या थी वह कोयला उत्पादक क्षेत्रों के आसपास चली गई। जो कोयला उत्पादक क्षेत्र थे और उनके पास जो औद्योगिक नगरों की स्थापना हुई थी वहां चली गई और गांवों की आबादी धीरे धीरे कम हो गई। ब्रिटेन का शासन विधान या संविधान जो है वह क्रमिक विकास का परिणाम है। अधिकतर संविधान जो है निर्मित किए गए, बनाए गए, लेकिन ब्रिटेन के संविधान की खास बात क्या है, वह एक क्रमिक विकास का परिणाम है, यानी क्रमिक या क्रमशः उसका विकास हुआ है और इसकी जड़ें जो इतिहास में बहुत गहरी जमी हुई हैं। एक खास बात और कि फ्रांस, रूस और चीन की तरह ब्रिटेन में कोई हिंसात्मक राज्य क्रांति नहीं हुई। ठीक है ना, तो इन देशों में हिंसात्मक राज्य क्रांति हुई, लेकिन ब्रिटेन में इस तरह की, आप एक शब्द आएगा इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। ठीक है ना, तो वो गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहते हैं कि वो बिना हिंसा के हुई थी। तो वहां किसी प्रकार की हिंसा का उदाहरण नहीं देखने को मिलता इतिहास में संवैधानिक विकास के दौरान। अनेक विद्वानों की मान्यता है कि ब्रिटिश संविधान के निरंतर जो विकास हुआ है उसका मूल कारण क्या है, वहां की जो ब्रिटिश जाति है उसका राष्ट्रीय चरित्र। ठीक है, ब्रिटिश नागरिकों में बुनियादी बातों के संबंध में मतैक्य यानी कंसेंसस या सहमति, जो बुनियादी बातें हैं उस देश की, उसके संविधान की, वहां के लोगों में उसके संबंध में एक मतैक्य यानी उनके बारे में एक सहमति पाई जाती है सार्वजनिक रूप से। और जो अनुदारवाद, आप पढ़ेंगे अनुदारवाद, कंजर्वेटिव का स्वरूप भी इस प्रकार का है कि उन्होंने क्या किया, जो प्राचीन संस्थाएं हैं उनमें नवीन परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार उनमें परिवर्तन वो लोग करने का समर्थन करते हैं। अनुदारवाद ऐसा नहीं है कि कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं, यह ब्रिटिश लोगों का राष्ट्रीय चरित्र है कि उन्होंने जो पुरानी संस्थाएं थी, पुरानी रूढ़ियां थी, पुरानी परंपराएं थी, उनमें नवीन परिस्थितियों के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार वो परिवर्तन उनमें करते रहे। तो ये बच्चों आज हम लोगों ने एक थोड़ा परिचय लिया है, थोड़ा सिलेबस का, और ब्रिटेन को हम चूंकि पढ़ने जा रहे हैं तो ब्रिटेन के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हमने आपको इस व्याख्यान में प्रदान की है। तो अब आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस जो वीडियो आपको बनाया गया है इसकी पीडीएफ फाइल को आप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उसमें हमने एक लिंक दिया है, तो वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।